मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको क्लास 9 का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर बहुत जल्दी से रिवीजन कराऊंगा। लेकिन रिवीजन कराने से पहले आप सभी को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले टाइम पर जब कोई नया वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके। चलिए मैं देखता हूँ वर्क। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, जहाँ हमको दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वर्क, देखिए वर्क को अगर हम लेकर चलें तो वर्क हमारे पास वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नेट फोर्स। मीन्स आपको इसके पहले मैंने बताया था जो एफ होगा और जो फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब है वर्क कुछ और नहीं होता। वर्क क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा। मतलब हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो फोर्स होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा वर्क होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। आपने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, बाई चांस आपके फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब तो उसको आप वर्क बोलोगे। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। सपोज करिए दीवार है, दीवार में आप फोर्स लगा रहे हैं। दीवार में आप चाहे जितना फोर्स लगा लें, दीवार में आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लें, लेकिन कोई भी वर्क वहाँ नहीं होना है। बिकॉज वर्क तभी माना जाएगा जब फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। तो आपको ध्यान हो गया होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क की यूनिट कोई पूछे अगर तो क्या हो जाएगा? जूल। वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। अब देखिए उसी में आगे अब आपको समझना है, कहा जा रहा है हु हैज डन द मोस्ट वर्क। जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपसे बोला जा रहा है हु हैज, कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है। आप देखिए एक में क्या हो रहा है? वर्क है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बड़ी सी बात है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा वर्क होगा। सपोज करिए ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है? फोर्स तो हमने लगाया 500 न्यूटन, बट डिस्प्लेसमेंट हमने फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से 1% डिस्प्लेस नहीं हुआ। इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका मतलब है मोशन नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन पर है। मतलब कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वहाँ कवर नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ वर्क जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ वर्क क्या हो जाएगा? जो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, सपोज करिए 6 मीटर वो डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 500, ये हो गया फोर्स और इंटू हो गया 6। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आ गया? 3 जूल। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया? ये आपको आ जाएगा 3 किलो जूल, या हम कह सकते हैं 3000 जूल। तो वर्क आपको ये समझ में, इतना वर्क में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए जो वर्क हमारे पास होगा उस वर्क में भी एक खास चीज़, वर्क जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा देखिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी वजह से आपको ये भी जानकारियाँ होनी चाहिए कि जो डब्लू हमारा होता है वो होता है एफ डॉट एस। डॉट जब हम लोग हटाते हैं तभी हमारे पास उसकी जगह वहाँ पर क्या लग जाएगा? वहाँ पर कॉस थीटा अटैच हो जाता है। अब आपको समझना है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक बार हमने कहा इसकी केस ले लिया जाए। पहला केस ये आपका है, पहला केस ये आपका हो गया है जहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। अगर हमने इस थीटा में 0 पुट कर लिया, मतलब एफ एस कॉस 0 हो गया। अगर एफ एस कॉस 0 हो जाएगा तो कॉस 0 मैथमेटिकली 1 होता है। इस वजह से डब्ल्यू की वैल्यू एफ एस हो जाएगी। और आपसे कोई कहे वर्क किस एंगल पर मैक्सिमम होगा, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, बिकॉज 0 डिग्री वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर 1 आ रहा है। फिर हमारे पास आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना आएगा? थीटा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 90 डिग्री तो कॉस 90, और कॉस 90 हमारे पास हो जाएगा 0। वर्क आएगा कब 0 हो जाएगा? तो जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? वर्क 0। ये देखिए एफ और एस, इसमें 90 डिग्री बनना है, यहाँ 0 बनना है। अब अगर इनके बीच में 180 डिग्री बन जाए, इनके बीच में 180 डिग्री बनना है, तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
-1, cos 180 कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब आप देखिए, अब आता है एनर्जी। एनर्जी को अगर हम थोड़ा सा समझें, मन लगा के देखिए एनर्जी को अगर हम कुछ ऐसा करें जो हमारी कैपेसिटी होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क कैपेसिटी। ये कैपेसिटी ऑफ अ डूइंग वर्क इज नोन एज अ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जो एसआई यूनिट होगी वो जूल हो जाएगी। आप लोगों को ये जानकारियाँ होंगी कि हमारे पास जूल तो एसआई यूनिट होती है, लेकिन एक होता अर्ग। अर्ग क्या हो जाएगा, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग। आपको ये भी ध्यान होगा कि एनर्जी हमारे पास कई फॉर्म में मिलती हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल, सोलर एंड न्यूक्लियर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास मिल पा रही हैं। तो एनर्जी ये वर्क कुछ भी आ जाए उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अगर जहाँ तक बात आ जाएगी सीजीएस यूनिट तो वो हो जाएगा अर्ग, वो हो जाएगा अर्ग। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर चलना है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसी के बाद अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए एनर्जी हमारे पास अगर हम पोटेंशियल की बात कर लें तो पोटेंशियल मतलब पोजीशन, पोटेंशियल मतलब पोजीशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगी उस एनर्जी का नाम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करिए अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां उसकी पोजीशन पहले ए पर था, बाद में वो बी पर चला गया, यह हमारा मतलब है कि पोजीशन की वजह से कुछ भी चेंज होगा और वहाँ आपसे कह रहा है एनर्जी। ऑलवेज आपको दिमाग में रखना है कि वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर चेंज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा mgh। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो तो हमेशा और हमेशा आपको देखना होगा कि उसका फार्मूला क्या रहेगा। जैसे यहाँ एनर्जी का फार्मूला mgh हो गया, और एनर्जी कोई भी अगर हो तो उसकी यूनिट हमेशा आपको दिमाग में बैठाना है, जूल हो जाएगी। एनर्जी कोई भी हो या वर्क ही हो जाए उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। जूल हमारे पास एसआई यूनिट है। अगर यहीं पर आ रहा है तो यहाँ अर्क जो हो जाएगा ये हमारे पास सीजीएस यूनिट हो जाएगी, अर्क हो जाएगी सीजीएस यूनिट। चलिए अब हम लोग कुछ समझते हैं इसी में। अगर हमारे पास मान लीजिए थोड़ा सा हम मोबाइल को फोल्ड कर लीजिए तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी, आपके लिए थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। देखिए एक हमारे पास हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको देखना है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको समझना, चले ऐसे लिखते हैं जैसे भी थोड़ा सा हम कर रहे थे। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी अगर आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताया पोटेंशियल पोजीशन की वजह से हो जाएगी, और जहाँ पर बात आएगी काइनेटिक एनर्जी की वहाँ पर फार्मूला हो जाएगा ½mv²। क्या हो जाएगा फार्मूला, ½ mv²। तो आपको दिमाग में बैठाना है जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी उस केस में जो एनर्जी हमारे पास आएगी उसका नाम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर पोजीशन चेंज होगी तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। काइनेटिक एनर्जी जब रहेगी तो वो हो जाएगा वेलोसिटी की वजह से, और पोजीशन की वजह से अगर एनर्जी डेवलप हो रही है तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी वर्क कुछ भी आ जाए है ना, और चाहे जैसी एनर्जी आ जाए हर एक का जो एसआई यूनिट रहेगा वो एसआई यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जूल। और जो सभी का सीजीएस यूनिट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अर्ग, अर्ग हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। काइनेटिक एनर्जी में के ई काइनेटिक एनर्जी, एम क्या हो जाएगा मास, वी हो जाएगा वेलोसिटी, वी हो जाएगा वेलोसिटी। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होगा। दूसरा आपको सबसे मेन जो समझना है कि जब कभी भी अगर हमसे कोई पूछ ले क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होगा जूल और अर्ग में, तो 1 जूल जो होगा वो हमेशा दिमाग में बैठाइए 10⁻7 अर्ग के इक्वल होगा। 1 जूल ऑलवेज भी इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक, अब अगर इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जब कभी भी कोई कहे कि चलिए भाई बताइए इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर ½mv² है, तो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है अगर हम देखें तो v² इज इक्वल टू यहाँ u² और प्लस में आ जाएगा 2as। अगर हमने मान लिया है इनिशियल वैल्यू 0 है तो यहाँ ज़रा 0 पुट करो तो यहाँ v² आ जाएगा, 0 पुट किया आपने आ जाएगा 2as। क्या आ जाएगा, 2as। ये हमारे पास v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2as। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि जो फोर्स हमारा होता है, फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ma। फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ma। फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ma। अगर इसी में हम देखें
तो हम एक काम कर सकते हैं, काम ये हमारा हो सकता है कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एम, क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया जाए, जहाँ आपका ये ए लिखा गया है, अगर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, बोलिए, वी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा एफ अपॉन में आ जाएगा एम, यहाँ आ जाएगा एस। तो ये हमारे पास आया है ना, यहाँ पर आ जाएगा, इतनी वैल्यू आपके पास मिल रही है। ठीक, अब आपने m को उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर m को उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा एम वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर, और ये 2 भी आप इधर ही ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाफ हो गया, और ये हो जाएगा एफ एस। और एफ एस की जो वैल्यू होती है अभी अभी हमने बताया वर्क की इक्वल हो जाएगी। और मैंने ये भी कहा कि वर्क अगर है और यहाँ से आप इसको ऐसे ही उतार लो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको ध्यान नहीं देना है, मैंने बताया वर्क जो होती है एक एनर्जी होती है, इसलिए इस वर्क को जो अभी हमने निकाला है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप लेट कर लो काइनेटिक एनर्जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको यहाँ से ध्यान देना है, समझ में आना चाहिए। एक बार इसको और लगाइएगा, नहीं आ रहा है तो आप पूछिए। आगे देखिए, अब हमारे पास एक आइंस्टीन का आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, वो हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ E एनर्जी को डिनोट करेगा, M मास को करेगा, C हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलिए उसके बाद देखिए, अब हमारे पास उसी के बाद देखिए पावर, उसी के बाद देखिए पावर क्या हो जाएगा, पावर का जो एक जनरल फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। W हमारा वर्क हो जाएगा, T हमारे पास टाइम हो गया। तो हम पढ़ते हैं, टाइम को पढ़ेंगे रेट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मीन्स पावर इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए W जो हमारा होगा ये हो जाएगा जूल में, और टाइम हो जाएगा सेकेंड में। तो आप लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को आप बोलते क्या हो, वाट, जूल पर सेकेंड को आप क्या बोलोगे, वाट। तो चाहे हमारे पास जूल पर सेकेंड आ जाए और चाहे हमारे पास वाट आ जाए, दोनों अपने आप में सही है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन वाट जो होगा ये इसकी जनरल ऐसा यूनिट है। अब आपको देखना है, अगर इसी W में अगर हमने वैल्यू पुट कर लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम था ही। अब अगर आपको दिख रहा हो कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ से एक रिलेशन और बन गया भाई, P इज इक्वल टू जो फार्मूला था हमने क्या बोला, W बाई टी, P इज इक्वल टू हमने क्या बोला, W बाई टी। और W की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमने आपसे कहा कितना हो जाएगा, Fs अपॉन टी हो गया। ये इतनी वैल्यू हमने रिप्लेस कर लिया, ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी हो जाएगी तो फार्मूला एक और आ गया, F इंटू वी। तो अगर पावर इज इक्वल टू आ रहा है तो F इंटू वी भी हमारे पास फार्मूला है। मतलब यू कैन आल्सो से पावर क्या हो जाएगा, पावर को कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली, एक तो हो जाएगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक ये भी हो सकता है द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। और पावर का एक लार्ज स्केल में अगर देखा जाए तो HP मीन्स क्या हो जाएगा, हार्स पावर, HP मीन्स क्या हो जाएगा, हार्स पावर। हार्स पावर भी इसकी यूनिट होती है। और आपको ये आना चाहिए कि जो हमारे पास हार्स पावर होता है, जो हमारे पास हार्स पावर होगा, ये अपने आप में अगर देखा जाए तो 1 हार्स पावर जो होता है, 1 जो HP हो जाएगा वो 746 वाट के इक्वल होगा। कितना हो जाएगा, 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब एक हमारे पास आखिरी टॉपिक और है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उनका सम जो होता है वो हमेशा हर एक पॉइंट पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम देखें तो ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको ये भी पता होगा काइनेटिक और पोटेंशियल जो होता है वो आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। और इस लॉ में बताया गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी भी हम ना ही क्रिएट कर पाएंगे ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। यही हमारे पास बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी अ कांस्टेंट इन एनी सिस्टम। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा
आप खुद ही इसको अच्छे से कवर करोगे। थैंक यू, आई लव यू।